हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दाना यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड कला एवं संस्कृति। और इसमें जो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है, ये होने वाला है उत्तराखंड की जनजातियाँ। ठीक है। सो गाइज, इससे पहले जो है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेधा सल्दाना यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर विजिट कर आप जो है पिछले वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज, ये आज कला एवं संस्कृति का हमारा पहला लेक्चर है, लेकिन उत्तराखंड भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास और बहुत सारे सब्जेक्ट को हम पीछे जो है कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर सीरियल वाइज जो है उन लेक्चरों को देख सकते हैं। तो गाइज, बात करेंगे उत्तराखंड की जनजातियों की। तो गाइज, टोटल 5 जनजातियाँ जो हैं इनको मान्यता दी गई है। और इसमें कुछ ऐसी जातियाँ हैं, उन पर भी हम बात करेंगे जिन्हें जो है इन SC और ST इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। तो गाइज, जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं, इनका लिंगानुपात की बात करें तो 963 जो है इनका लिंगानुपात है। जनजाति लिंगानुपात की बात की जा रही है 2001 की 2011 की जनगणना के आधार पर। ठीक है। तो गाइज, उत्तराखंड में कुछ ऐसी पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, जो न तो अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आती हैं और न ही अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये कौन कौन सी जातियां हैं या कौन कौन से लोग हैं? तो अणवाल, भेड़ाल, कुथलिया, बोरा। ठीक है। तो अब ये इनको विशेष रूप से देखते हैं क्या इसमें बताया गया है इनके लिए। जो अणवाल है, ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, बताया गया है। ठीक है। स्पेशली धारचूला तहसील के दुर्गम पहाड़ी हिमालयी क्षेत्रों के 23 गाँव में निवास ये करते हैं। ये कुमाऊनी, गढ़वाली, भोटिया बोलियों की मिश्रित अर्थात खिचड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। और इस समुदाय को प्रकाश में लाने का श्रेय समाजशास्त्री डॉक्टर BS बिष्ट को जाता है। ठीक है। इनका जो परिवार है ना, ये परिवार होता है पितृसत्तात्मक और समाज में स्त्री की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर खराब रहती है। भूटिया जनजाति का ये जो है ना काम करते हैं, उनको मतलब एक तरीके से बोलते हैं, उनका ये काम करते हैं। अगली जो जाति आती है ये है भेड़ाल। ये उत्तरकाशी जनपद के फतेह पर्वत के आसपास के 22 गांव में निवास करती है। ठीक है। इसमें जो अन्य नाम है इनका खड़वाल, और इनका मुख्य व्यवसाय है भेड़ पालन। तभी भेड़ाल से रिलेट आप कर पाएंगे। ये दुर्योधन अर्थात शमशु और कर्ण भगवान की पूजा करते हैं। और लोक देवता हैं इनके नेटवाड़ी पोखू। ठीक है। नेटवाड़ी पोखू जो है इनके लोक देवता हैं। अब आगे बात करते हैं गाइज कुछ और विशेषताओं की। ठीक है। इनका जो प्रमुख त्यौहार है ये है मघौच। ये माघी त्यौहार है। और बच्चे के जन्म के 3 माह तक उसे धूप के दर्शन नहीं कराए जाते हैं और ना ही उसका नाम रखा जाता है इनका। ठीक है। और मृतक का जो है 3 दिन तक शोक मनाया जाता है। ये भेड़ाल की बात हम कर रहे हैं, जो भेड़ाल जाती है। और बाजे गाजे के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। और गाँव से इन दिनों जो है हलवा पूरी भी खाते हैं। थोड़ा सा अटपटा ज़रूर हमें लग रहा है गाइज। ठीक है। लेकिन ये बुकों के सोर्स से ही हमने जो है ये लिया है। आगे है वैवाहिक परंपराएं जौनसारी समाज की तरह ही बिल्कुल इनकी रहती हैं। और यहाँ बहुपति प्रथा, विवाह, पुनर्विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के परस्पर विवाह को मान्यता प्राप्त है। और कई पत्नी बदलने वाली स्त्री यहाँ पर आदरणीय मानी जाती है। ठीक है। आगे है कुथलिया बोरा। निम्नतर क्षत्रिय वर्गीय उपजाति भांग आदि के रेशों से कुथेले बोरे निर्मित कर जीवन निर्वाह करते थे। तो इसलिए ये बताया जाता है कि कुथलिया बोरा ये लोग कहलाए करके। ठीक है। तो गाइस, ये ऐसी जातियाँ जो अभी प्रकाश में नहीं है और इन्हें न जातियों में शामिल किया गया है और न ही जनजातियों में शामिल किया गया है। इसीलिए जो है थोड़ा सा ये जो है नई चीज़ें हैं हमारे लिए। ठीक है। आगे जो है अब हम बात करेंगे
उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, 5 ही जनजातियां हैं, ठीक है ना। जो 5 जनजातियां हैं इन्हीं जो मान्यता प्राप्त है। और ये 5 जो जनजातियां हैं इसमें सबसे पहले हम राजी को कवर करेंगे, राजी के बाद थारू, देन भोटिया, ठीक है। आज के पार्ट में हम इन तीनों को कवर करेंगे। आगे जो हम कवर करेंगे बोक्सा और जौनसारी को भी कवर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें पार्ट 2 करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, और इसलिए जो है इसे पार्ट 2 में हम लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं गाइज। जो राजी है, थारू, भोटिया, बोक्सा और जौनसारी, ये जो हैं 5 जो हैं जनजातियां हैं उत्तराखंड में। अभी एक एक करके पूरा डिटेल में इनको कवर करेंगे, ठीक है। इन 5 जो जनजातियां हैं वो 1967 में संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। कब घोषित किया गया है अनुसूचित जनजाति? तो याद रखिएगा संवैधानिक रूप से 1967 में इन्हें घोषित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनजातीय आबादी जो है उसमें सर्वाधिक जो है आबादी वाला ज़िला है उधम सिंह नगर। गाइस ये डाटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, डाटा को हमें इग्नोर करना है क्योंकि डाटा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। तो सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला है उधम सिंह नगर। सेकंड नंबर पर आएगा हमारा देहरादून, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो ज़िला आएगा वो आएगा ज़िला देहरादून। इसके बाद जो अगला पॉइंट अब हम कवर करेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला या सबसे कम जो जनसंख्या है उसकी बात कर लेते हैं पहले। जो सबसे कम जनसंख्या है वो है राजी जनजाति की, इन 5 जनजातियों में। और ये जो है अभी जो है विलुप्त के कगार पर है। ये जो राजी जनजाति है इसकी विशेषताएं आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है सबसे कम जो है जनजातियों में जो है पॉपुलेशन किसकी कम है तो राजी की है। लेकिन जो सबसे अधिक जनसंख्या है जनजाति में वो है थारू जनजाति की। याद रखिएगा सबसे अधिक जो है थारू जनजाति की है, ठीक है। आगे जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है गाइज विधानसभा में जो सीटें हैं 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं अर्थात आरक्षित सीटें हैं। ये बात हम ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी कवर कर चुके हैं। तो गाइज इसमें जो है एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान भी है। और नानक मत्ता और चक्राता 2 विधानसभा सीटें हैं जो अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए जो है ये सीटों को आरक्षित किया गया है। चलिए तो गाइज ये जो पॉइंट थे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है इसी में हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे जो अब बात करेंगे राजी जनजाति की, ठीक है। बात क्या करेंगे हम? राजी जनजाति की ही बात करेंगे। अच्छा गाइस थोड़ा सा पीछे हम थोड़ा सा चले जाते हैं, पिछले पेज में जो बातें हमने कवर नहीं की इसके बाद हम राजी जनजाति को स्टार्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पीछे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्वाधिक आबादी वाला ज़िला है उधम सिंह नगर है, ठीक है ना। और लेकिन ये जो उधम सिंह नगर है ना यहाँ पर सबसे कम जो है एसटी के लोग शिक्षित हैं। अगर अनुसूचित जनजाति में सबसे कम शिक्षित लोग कहाँ निवास करते हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये उधम सिंह नगर है, ठीक है ना। और सबसे कम जनसंख्या जो है ना आबादी में अनुसूचित जनजाति में ये है रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। लेकिन सर्वाधिक शिक्षित लोग एसटी में रुद्रप्रयाग में हैं और सबसे कम जो हैं शिक्षित हैं उधम सिंह नगर में। सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग में लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या है उधम सिंह नगर में। याद रखना प्रतिशत के आधार पर जो है सबसे कम जनसंख्या की अगर मैं बात करूँगा तो टिहरी गढ़वाल में सबसे कम जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की। अगर खाली वैसे काउंट करके सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग, ठीक है। देन टिहरी गढ़वाल आएगा सेकंड नंबर पे। सो गाइज ये जो पॉइंट अभी बता रहे हैं ना ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए राजी जनजाति की बात करते हैं, ठीक है ना। उन्हें बताया जाता है कि 1976 में जो है सरकार द्वारा इन्हें भी जो है भूमि आवंटित किया गया, ठीक है ना। इनका जो अन्य नाम है ये है बनरौत, ठीक। अन्य नाम गाइज याद रखना बनरौत, वनराजी, वनराउत अर्थात बनरौत का अर्थ होता है जंगलों का राजा। और ये पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल के हिस्से में निवास करते हैं और ज़्यादा जो है ये
66% जो है पिथौरागढ़ ज़िले में ये निवास करते हैं। ठीक हो गया। आगे जो है गाइज अगला पॉइंट है, इन्हें राज किरातों का वंशज माना जाता है और इनके जो प्रमुख देवता है ना वो हैं बागनाथ। ये जंगलों में रहते हैं और इनके आवास को रौतियोड़ा बोला जाता है। भाषा की बात की जाए तो भाषा है इनकी मुंडा बोली, अर्थात तिब्बती और संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग ये करते हैं। प्रमुख त्यौहार जो है कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति इनकी प्रमुख त्यौहार हैं। और गाइज ये झूम विधि से कृषि का कार्य करते हैं। झूम विधि बोले तो गाइज ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी होता है, अर्थात जंगलों को पहले काटेंगे, काटने के बाद वहाँ पर खेत बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी होती है उर्वरा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए वहाँ पर फसल अच्छी होती है 2-3 साल। जब वो मिट्टी जो है यानी कि वो भूमि उपजाऊ नहीं रहती तो उस इलाके को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ के फिर से जंगल काटेंगे अगली जगह में, और इस तरीके से खेती करते हैं और छोड़ते भी जाते हैं जब उपजाऊ ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से गाइस ये झूम कृषि या झूम विधि से कृषि जो है इसी को बोला जाता है। ठीक है। इनके विवाह में वर पक्ष कन्या मूल्य को चुकाता है और मृतकों को गाड़ा कहा जाता है तथा उस स्थान को हमेशा के लिए ये लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है ना। और जो राजी है ना ये रिंग डांस करते हैं। ठीक है ना। ये रिंग जो है ना ये थड़िया नृत्य जैसा ही ये नृत्य होता है। प्रकृति की ये पूजा करते हैं और इनके इष्ट देवता हैं मलेना, छुरमल, मल्लिकार्जुन, छिपुला और सैम। ये गाइस ये जो चीज़ें अभी हम देवताओं के नाम ले रहे हैं ना, इष्ट देवता, इनको हम जो है आगे कवर करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट को कवर हम करेंगे, लेकिन ये आगे के लेक्चरों में हम इसे कवर करेंगे। जो ये राजी लोग हैं ना ये काष्ठ शिल्प के अनन्य शिल्पी हैं। ठीक है ना, अनन्य शिल्पी हैं और 1975 में भारत सरकार द्वारा राजी और बोक्सा आदिम जातियों में शामिल करा दिया गया भारत सरकार के द्वारा इन्हें। ठीक है। अब गाइस राजी जनजाति के बाद अब बात करते हैं हमारी अगली जनजाति सेकंड थारू जनजाति के बारे में। ये थारू जो है जनजाति खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज, ये पूरा जो ये एरिया है ये ज़िला उधमसिंह नगर के अंतर्गत आता है। तो ये वहाँ पर निवास करते हैं। थारू जो है ना स्वयं को चित्तौड़ से आए हुए सिसोदिया राजपूतों के वंशज कहते हैं और उच्च समूहों के 5 कुरियों के थारू स्वयं को राणा प्रताप के वंशज मानते हैं। ठीक है ना। इनका जो परिवार है ये रहता है पितृसत्तात्मक और परिवार में स्त्रियां पुरुषों को अपने से नीचा समझती हैं और उन्हें चौके में नहीं आने देती हैं। ठीक है ना। और अपने आप को जो ये स्त्रियां है ना रानी पद्मावती के वंशज का मानती हैं। ये थारू जनजाति की स्त्रियां हैं। ठीक है। तो उनकी बातें हम कर रहे हैं। आगे जो बात करते हैं गाइज, आगे जो बात करेंगे अब, विवाह जो है ना प्राय माघ या फ्लोरा दूज में संपन्न होते हैं। ठीक है। और 2-3 महीने बाद चैत या बैसाख में स्त्री पति के घर जाती है और इसे चाला या गौना भी कहा जाता है। ठीक है। और विवाह की सगाई की रस्म को अपना पराया ये लोग कहते हैं। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। थारू समाज में स्त्रियों का स्थान अत्यंत उच्च है क्योंकि रानी पद्मावती का वंशज अपने को मानते हैं। थारू लोग सीधे साधे, ईमानदार और पक्के दोस्त होते हैं और अपनी मित्रता के उपलक्ष्य में मैत्री उत्सव मनाते हैं। ठीक है। और पुरुष जो है जब ये उत्सव मनाते हैं तो इसमें पुरुष को दिलवर और जो स्त्रियां होती हैं उससे बोला जाता है संगन। ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। इसके अलावा गाइस रिश्ता तय होने को ये जो है ना पक्की पौना कहते हैं या पक्की पौनी कहा जाता है इनके उसमें। थारू जो है ना पुरुष अंगा, कुर्ता, धोती, टोपी या साफा पहनते हैं, जबकि महिला लहंगा, ओढ़नी, अंगियां आदि चीज़ों को पहनती हैं। चलिए आगे बात करते हैं गाइज। थारू में स्त्रियों की वे जेवर और मालाओं की बड़ी शौकीन होती हैं और चौवन्नी, अठन्नी और रुपये की माला बनाकर पहनती हैं। जो सिक्के होते हैं ना, कॉइन, उनकी बात हो रही है।
थारू को बैलों और बैलगाड़ी का बड़ा शौक होता है। और थारुओं में जो है ना सर्वाधिक परंपरागत पूज्य देवता हैं भीमसेन। ये प्रत्येक गांव में थान होता है अर्थात मंदिर होता है, तो वहाँ पर पूजे जाते हैं। इसके अलावा ना इनके जो अन्य देवता हैं वह हैं खड़गाभूत और नगर राई देवी, ठीक है ना। थारू लोग गोत्र को कुरी भी कहते हैं और थारू जनजाति में पुरुष हिंदुत्व के रूप में चोटी रखते हैं। और गाइस जिन्हें जो है ना काला जादू में माहिर माना जाता है, जो काला जादू में निपुण होता है उसे बोलते हैं भरड़ा। और इनका जो मुख्य भोजन होता है ना ये होता है चावल व मछली। चावल को बोलते हैं, चावल से ही जो जाड़ मदिरा है ये चावल से ही ये लोग बनाते हैं, जो कि इनका जो है इसमें एक तरीके से कस्टम में ये बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक कट्टी विवाह पड़ता है। इसमें क्या होता है ना, कट्टी में जो होता है विवाह की तिथि तय करने वाली एक रस्म होती है, वही कट्टी प्रथा कहलाती है। और विधवा विवाह में जो है ये लठ भरवा भोज करवाते हैं और गौना को चाला रस्म का संबंध। अच्छा चलो गौना तो आप समझ ही रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। गौना को जो है ना चाला रस्म का संबंध से बताया जाता है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि जो गौना है ना चाला रस्म का, या बोल सकते हैं गौना चाला रस्म का संबंध किससे है, तो थारुओं से है। बात करते हैं दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और होली फागुन पूर्णिमा से 8 दिन तक ये मनाते हैं होलियों को, पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें स्त्री पुरुष जो है ना खिचड़ी नृत्य करते हैं, तो खिचड़ी नृत्य भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। खेल की बात करें तो गेंद गुच्छी, सिप्पो पोलिया, लप्पा साई, पग गई, बग्गी बग्गा, ये खेल किसके हैं, तो गाइज ये खेल जो हैं थारू के ही हैं। थारू जनजातियों में जो है ये खेल को खेला जाता है। चलिए अब जो है आज जो हम कवर करने वाले हैं ये अंतिम कवर करने वाले हैं अंतिम जनजाति को, और ये बात करने वाले हैं हम भोटिया जनजाति की, ठीक है। भोटिया जनजाति में शामिल करेंगे जो निवास करते हैं, ये करते हैं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में ये भोटिया जनजाति निवास करती है। लगभग जो है ना इनकी 10 उपजातियाँ बताई गई हैं। उपजातियों ब्यासी, जेठरा और छापड़ा इनकी ही उपजातियाँ हैं। और लद्दाख में जो है इनको भोटा और हिमाचल प्रदेश में इनको भोट बोला जाता है। महान हिमालय की जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो ये है भोटिया जनजाति, पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये लोहसर त्यौहार को मनाते हैं, और ये लोहसर त्यौहार जो है ना बसंत पंचमी को मनाया जाता है। जो नीति क्षेत्र है चमोली में, वहाँ पर जो भोटिया निवास करते हैं उन्हें बोला जाता है मारछा, और माणा क्षेत्र में तोलछा कहते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी में भोटिया को जो है भोटिया जनजाति के लोगों को जाड़ बोला जाता है, और ये कुशल व्यवसायी होते हैं। व्यापार के लिए ये पण और व्यापारी के लिए पणचा शब्द जो है यहाँ पर इनके जनजाति में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये जो है ना चीन के साथ गमैया पद्धति से व्यापार भी करते हैं और करते थे, ठीक है ना। और जो ये जाड़ है ना ये राजा जनक का वंशज बोला जाता है, ये बौद्ध धर्म से भी बिलोंग करते हैं। उत्तरकाशी के जो जाड़ हैं ब्राह्मण का कार्य करते हैं और इन्हें लामा भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो जाड़ है ना इनकी भाषा जो है ये है रोम्बा जो है इनकी भाषा भी है। ये जाड़ बोला जाता है इनको उत्तरकाशी में, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना धनी को संयमी और निर्धन को यामी कहते हैं। बोली की बात करूँ तो रनल वो तिब्बती बर्मी बोलियों में से अधिक मेल खाती है, उसे ये इनकी बोली है। विवाह के समय अवसर विवाह के समय या विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेके ये क्या करते हैं गाइस, पौड़ा नृत्य करते हैं। पौड़ा नृत्य का संबंध किससे पूछा जा सकता है, तो याद रखना, ठीक है। गवन संस्कार अर्थात ये गवन संस्कार ये मृतक की आत्मा को शांति मिल सके इसके लिए ये गवन संस्कार करते हैं। और प्रत्येक 12 वर्ष पर एक कंडाली नामक उत्सव इनके द्वारा मनाया जाता है, जिसमें कंडाली को काटा जाता है। अच्छा, दमौला विवाह प्रथा यानी कि वर के नाम पर दुल्हन को ये लोग लेके भी आते हैं, तो दमौला विवाह प्रथा का संबंध भी भोटिया जनजाति से है, ठीक है। आगे बात करेंगे काटिल विधि की।
तो वनों को आग से साफ करे, खेती योग्य भूमि तैयार करना ही काटिल विधि से खेती करना है, तो ये भी ये करते हैं। अच्छा, इनका जो ग्रीष्मकालीन आवास है उसको मैत और शीतकालीन आवास को मुनसा या गुंडा ये लोग बोलते हैं। परिधान की बात करें तो पुरुष रंगा घुटनों तक कोट है जो गैंजू और खगचरी चूड़ीदार पजामा, चुंगठी या चुकाल टोपी है और बांखें ऊनी जूता ये पहनते हैं। जबकि महिलाएं चू माला पूरी बाह की मैक्सी, चू आदि बाह की मैक्सी, चू कला टोपी, ज्यों कमर में बांधने वाला वस्त्र, चूबत्ती बुझों और बचले घुटने तक के जूते पहनते हैं। आभूषण की बात करें गाइज तो स्त्रियां लक्षेप, अंगूठी, बीरावली, सिर आभूषण और छाकरी वाली अर्थात सिर में ही पहनती हैं। बड़ डंग चांदी के सिक्कों की माला, खोंगली हंसुली, बेसर मूंगों की माला, कंठी गले में पहनते हैं, बीरा नाक में, बाली कान में, मुंदड़े और लक्षेप हाथ में ही पहनते हैं। मनोरंजन की बात करें तो गाइस तुबेरा ये रशिया जैसा गीत और बाजू वीर रस प्रधान गीत और वाद्य यंत्र जो है इनका है हुड़का। तो गाइज ये है इनका। अच्छा, भोटियाओं के जो लोकगीत हैं तुबेरा, बाजू, तिमली और तुबेरा ये सब हैं। फैला व धुरमा देवता जो है भोटियाओं के विपत्ति के समय के देवता हैं और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। सो गाइज इस तरीके से हमने जो है उत्तराखंड की जनजातियों में अपना पार्ट 1 कवर किया, जिसमें हमारा जो है गाइज पार्ट 2 अभी शेष है। बोक्सा जनजाति और जौनसारी जनजाति उसको हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा लेक्चर लंबा। तो पार्ट 2 जैसे ही हमारा कवर हो जाएगा, कवर होने के तुरंत बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। तो गाइज वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ जो है गाइज अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर काम करके आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा सकते हैं। थैंक यू गाइज।